Hello guys, we are back on the channel NEET Achiever. यहाँ पर we were discussing about the PYQs of NEET 2025. Now we will discuss the botany part, the questions that have come from the chapter Cell. There have been asked 5 questions. तो इन पांचों क्वेश्चन को जो सेल में आए हुए हैं उसको हम बात करेंगे. सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी है. एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेल चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के स्टार्ट्स में जब स्टार्ट होता है एनसीईआरटी वहां पर एक कॉलम दे रखा होता है चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. चैप्टर का इंट्रो होता है, वो चैप्टर का पार्ट तो नहीं होता है पर यूनिट का पार्ट होता है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है चैप्टर से. वहां से ये क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं. पहले 2-3 बातें सुनेंगे. सबसे पहले बायोलॉजी की स्टडी के बारे में हम बात करेंगे. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बहुत अच्छा कंसेप्ट है. बहुत सारी बातें यहां पर होगी, ध्यान से सुनिए. सपोज कीजिए कि आप एक साइंटिस्ट है, यू आर अ साइंटिस्ट, और पुराने जमाने की बात है ये, जब ज्यादा टेक्नोलॉजी जो था डेवलप नहीं हुआ था, उस समय किस तरह से बायोलॉजी को पढ़ा जाता था, इसके बारे में 2-3 मिनट में बात करना चाहता हूं. देखिए, जब माइक्रोस्कोप भी डेवलप नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुआ था, उस समय बायोलॉजी तो था, लेकिन किस तरह की बायोलॉजी थी? उस समय मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को समझा जाता था. मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के बाहरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, बाहरी स्ट्रक्चर को देख के आप बात करेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, क्या क्या फंक्शन है उन स्ट्रक्चर का. फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने के साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि जो ईयर होता है, कान होता है, कान से लोग सुनते हैं, आंख से लोग देखते हैं, इस तरह की बातें होती थी. ये एनिमल्स में ऐसा होता था. प्लांट्स में क्या होता था? प्लांट्स में आप देखते हैं कि थॉर्न्स वगैरह होते हैं, कांटे होते हैं प्लांट्स में. तो वहां से बायोलॉजी के साइंटिस्ट कहते थे कि इन कांटों के वजह से जो प्लांट है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कोई एनिमल उसको खा नहीं पाता. तो इस तरह की बायोलॉजी पुराने जमाने में चलती थी. तो यहां पर ये पहला जो एग्जाम्पल है जिसको आपने कहा मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज होती थी. ये स्टडीज जो है ये ओल्ड स्कूल बायोलॉजी की है. ओल्ड स्कूल में ये सारी बातें होती थी. अब जब मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ही ली है, उसके बाद साइंटिस्ट और सोचते थे. वहां पर माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ था नहीं, तो वहां पर बात होते थे बिहेवियरल साइंस की. जैसे फॉर एग्जांपल, कौन से सीजन में कौन सा एनिमल मेट करता है, इस तरह की बातें. कौन सा एनिमल किस तरीके का खाना खाता है, इस तरह की बातें. कौन से एनिमल का नेचर कैसा है. जैसे आपका लायन है, लायन बहुत ही ज्यादा स्नैप करता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत अटैक करने लगता है. इस तरह की बातें भी होने लगी. देखिए, माइक्रोस्कोप वगैरह तो था नहीं, कोई नई तरह का डेवलपमेंट नहीं था साइंस में, केमिस्ट्री भी उतनी डेवलप नहीं थी. तो वहां पर बिहेवियरल बायोलॉजी की बात करते हैं. बिहेवियरल बायोलॉजी, ये हमारी बिहेवियरल बायोलॉजी की बात है. अब आप आगे पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में, तो बिहेवियर बायोलॉजी के अंदर आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा. वहां पर खाली बायोलॉजी में एनिमल्स वगैरह के बिहेवियर के बारे में बात की है. तो यहां पर बिहेवियरल बायोलॉजी हो गया. उसके बाद माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ. माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया. लोगों को सबसे पहली बार सेल के बारे में पता लगा. अब जब सेल के बारे में पता लग चुका था, तो सेल के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, सेल को आपने माइक्रोस्कोप में देखा, आपको पता लगा कि दुनिया में तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं. हर सेल अलग दिखता है. प्लांट का सेल अलग दिखेगा, एनिमल का सेल अलग दिखेगा. एनिमल के अंदर भी स्किन सेल को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ अलग दिखेगा. ब्लड के अंदर आरबीसी को देखेंगे तो कुछ अलग मिलेगा. न्यूरॉन्स को देखेंगे तो देखने में कुछ अलग रहेगा. इस तरह की बायोलॉजी में जब माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल की डिस्कवरी हो गई, तो वहां पर सेल बायोलॉजी करके लोग पढ़ने लगे बायोलॉजी को. ये डेवलपमेंट हो रहा है बायोलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर आ गए हम. इसके बाद केमिस्ट्री के प्रोसेस, सेल के अंदर आपने देखा बायोलॉजी को किस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किस तरह से सेल डिवाइड कर रहा है. पहली बार लोगों ने डिवाइडिंग सेल को देखा. तो इस तरह से साइंस और डेवलप हो रहा था, बायोलॉजी और डेवलप हो रहा था. इसके बाद केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस यूज करने लग गए हम. बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करने लग गए. सेल को देखा तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सेल बना कैसा हुआ है, किस चीज से ये सेल बना हुआ है. तो पता लगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ है. लिपिड्स और प्रोटीन क्या है? लिपिड एक तरह का मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है. केमिस्ट्री में प्रोटीन का एक क्लास है. तो लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है.
इसी तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। तो इनकी जब स्टडी होने लगी डेप्थ में, देखिए आप बड़े लेवल से छोटे लेवल में आ रहे हैं। पहले बाहरी स्ट्रक्चर को देखा, फिर सेल को देखा, सेल के अंदर भी और स्ट्रक्चर्स को देखा, वहां पर बायोमोलिक्यूल्स में आपने बात की। इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सबसे एडवांस तरह का बायोलॉजी है। इसमें हर तरह का प्रिंसिपल यूज होता है। केमिस्ट्री के प्रिंसिपल भी यूज होते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एटम्स मिलकर सेल को बना रहे हैं। उसको देखने के लिए, सेल को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप फिजिक्स के अलग अलग डेवलपमेंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसमें फिजिक्स के नियम को यूज करके बनाया गया। तो मतलब आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है बायोलॉजी और इवॉल्व होते जाता है, बायोलॉजी और डेवलप होता जाता है। हर तरह का बायोलॉजी का एक नाम होता है, जैसे सेलुलर बायोलॉजी अपना अलग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपना अलग है। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है। जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, फिर से बोलता हूं, जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, टूल्स एंड टेक्निक्स और इवॉल्व होने लग गए। इन टूल्स एंड टेक्निक्स को जब आप सेल को पढ़ते हैं, पहले आपने क्या किया, एनिमल को एज अ होल देखा, फिर एनिमल के अंदर आपने टिश्यूज को स्टडी की, फिर और छोटे लेवल पे आप गए तो सेल को आपने इन्वेस्टिगेट किया। सेल को इन्वेस्टिगेट कैसे किया, आपने माइक्रोस्कोप से किया। सेल के अंदर भी आपने बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल्स को खोजा। जब सेल की स्टडी हुई फिजिको केमिकल मेथड से, फिर से बोलता हूं, सेल की स्टडी जब हुई फिजिको केमिकल मेथड से, इस तरह के अप्रोच को, बायोलॉजी को पढ़ने का अप्रोच हुआ एक कि सेल को पढ़ेंगे और सेल के अंदर केमिकल्स की बात करेंगे और उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। ये तो बहुत बाद में हुआ। पहले क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी, फिर बिहेवियर, फिर सेल को देख लिया माइक्रोस्कोप से, फिर बायोमोलिकुलर डेप्थ में चल गए, उतनी माइन्यूट सेल को, उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स को देखने लगे। उसके बाद इस अप्रोच को, जहां पर फिजिको केमिकल मेथड्स का यूज किया, इस अप्रोच को कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। यही मुझे आपको बताना था, इसी से क्वेश्चन आया है नीट में। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या है? देखिए, जब आप धीरे धीरे साइज को छोटा करते रहें, आपने रिड्यूस किया बायोलॉजी के स्कोप को। पहले बायोलॉजी का मतलब क्या था? जब आप बिहेवियरल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय किस चीज को पढ़ेंगे? आप अपने ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, स्नेक को पढ़ेंगे, कैट को पढ़ेंगे, किसी एक प्लांट को पढ़ेंगे। फिर उसको और छोटा कर दिया और रिड्यूस कर दिया, सेल बायोलॉजी आ गई। रिड्यूस होता गया मामला, और रिड्यूस होकर बायोमोलिक्यूल्स में आ गया, और मामला रिड्यूस होता गया। अब आज के डेट में मामला इतना रिड्यूस हो चुका है कि सेल के स्टडी को करते हैं जब फिजियोकेमिकल मेथड से, इस अप्रोच को हमने कह दिया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो अप्रोच है वो रिड्यूस होता गया। पहले ऑर्गेनिज्म की बात की, उसके बाद टिश्यू की बात की, फिर सेल की बात की। वहां तक भी नहीं रुके हमने सेल के अंदर के केमिकल्स की भी बात की। तो इस पूरे मेथड को हमने कहा रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये एनसीईआरटी के ओपनिंग पेज में दिया हुआ है, सेल वाले यूनिट में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नीट में क्वेश्चन क्या आया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। नीट 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई करता है? देखिए पहला नंबर 1, फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजियोलॉजिकल अप्रोच की तो कोई बात नहीं है, रिडक्शनिस्ट का मतलब है केमिकल नेचर को स्टडी करना सेल का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा, केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए केमिकल तो है ही, लेकिन ऑप्शन में यहां पर नीट खेल जाता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, नीट जो है वो इजी एग्जाम है, पर उसको हार्ड क्या बना देता है? नीट को हार्ड बना देता है जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, इतने कंफ्यूजिंग कर देता है एग्जामिनर, उससे हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, उससे नीट हार्ड हो जाता है। फैक्ट तो आपको यही याद रखना है एनसीईआरटी में। लेकिन देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में केमिकल अप्रोच की बात की है, हम ऑप्शन नंबर 2 को होल्ड पे रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब।
तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए दो ऑप्शन हमारे पास सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है केमिकल अप्रोच और ऑप्शन नंबर 4 है फिजिको केमिकल अप्रोच। यहां पर बच्चा कंफ्यूज है कि किसको करेक्ट करे, फिजिको केमिकल को करेक्ट करे या फिर केमिकल अप्रोच को करेक्ट करे। तो आपको यहां पर एनसीईआरटी का लाइन याद रखना है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का डेफिनेशन होता है फिजिकल केमिकल अप्रोच टू स्टडी सेल। तो यहां पर दो ऑप्शन में से आपको फिजिको केमिकल को सिलेक्ट करना है, ये ज्यादा सही है। अगर फिजिको केमिकल नहीं होता और केमिकल अप्रोच होता तो आपका आंसर केमिकल अप्रोच जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर फोर्थ ऑप्शन में फिजिको केमिकल अप्रोच के बारे में बात की है तो आंसर जाएगा फिजियो केमिकल अप्रोच। ये पहला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आए हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। अच्छा लगा तो चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और पढ़ते रहिए। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।